जनरल वन स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, जिसको हम NAL के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। और ये खुलासा हुआ है एक ऐसे एयरक्राफ्ट को लेकर के जो भारतीय वायुसेना के भविष्य की जो वॉरफेयर टैक्टिक है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और ये खुलासा है फूफा को लेकर, यानी फ्यूचर अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर, जो कि संभावित 5.5 से लेकर 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। अब इस एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने फूफा के डेवलपमेंट के लिए हिंज मोमेंट कोलैबोरेशन सेटअप और विंड टनल मॉडल्स को तैयार कर लिया है, जो कि अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट के टेस्टिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हालांकि ये प्रोग्राम अभी अपने कॉन्सेप्ट स्टेजेस में है, लेकिन इन टूल्स को यहाँ पर डेवलप करने का सीधा मतलब ये है कि ये प्रोग्राम अब काफ़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहा है। ये टूल इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये हमें क्रिटिकल एरोडायनेमिक डेटा जो है वो प्रदान करेंगे, जो कि हमें कंट्रोल सरफेस बिहेवियर को ऑप्टिमाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पर्टिकुलरली जब हाई स्पीड और हाई मनोवरेबिलिटी फ्लाइट रिजीम को हम देखते हैं तो फिर ऐसे जो टूल्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब ये जो हमारा फूफा प्रोग्राम है, जिसको हम फ्यूचर अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, इस प्रोग्राम को लीड किया जा रहा है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से, जहां पर नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो भी अपना सहयोग इस प्रोग्राम में दे रही हैं। सबका उद्देश्य एक ही है कि भारतीय वायुसेना के लिए एक 5.5 से लेकर 6 जनरेशन का जो अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है उसको विकसित किया जाए, जो कि ऑटोनोमस मोड पर फ्लाई कर सके। ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन को एग्जीक्यूट करने में पूरी तरीके से सक्षम होगा। और ये मैन्ड फाइटर, जैसे कि हमारे एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 हो गए, इनको कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। फूफा को लेकर अभी तक ज़्यादा डिटेल तो सामने नहीं आई है, लेकिन जितनी सामने आई है उसमें यही बताया गया कि ये एक स्टेल्दी एजाइल प्लेटफॉर्म होने वाला है और ये मुख्य तौर पर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, डीप स्ट्राइक मिशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन को एग्जीक्यूट करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो ये तकरीबन अनुमानित है कि 12 से लेकर 15 टन के बीच में होने वाला है। कुछ रिपोर्ट कहती हैं कि इसमें डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, तो कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि इसमें कैनाट डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। अब ये तो क्या है, ये हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इसको पावर करने के लिए जो AL-31 FP इंजन है वो देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट के हिसाब से इसमें ट्विन इंजन सेटअप देखने को मिलेगा। संभावित है कि या तो इसमें AL-31 देखने को मिलेगा या फिर जो GTRE और सैफरान की तरफ से AMCA के लिए इंजन विकसित किया जाएगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फूफा को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये अपने जो ग्लोबल कंपेटिटर्स हैं, जैसे कि अमेरिका का XQ-58 वल्करी हो गया या चाइना का DJ-11 हो गया, उनसे कम्पीट करने वाला है और ये भविष्य की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज से इक्विप्ड होगा। अब इसको पूरा करने के लिए NAL ने अपनी कमर कस ली है। NAL का कहना है कि हमने जो हिंज मोमेंट कोलैबोरेशन सेटअप है और विंड टनल मॉडल्स हैं इनको तैयार कर लिया है और ये एक क्रिटिकल सेटअप हो जाता है फूफा की पहली उड़ान के लिए, क्योंकि फूफा को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इसकी पहली उड़ान को 2028 से 30 के बीच में टारगेट किया गया है। वहीं भारतीय वायुसेना में इसका जो इंडक्शन है वो हमें 2035 से देखने को मिलेगा। ये टाइमलाइन काफ़ी एग्रेसिव है एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो कि भविष्य की टेक्नोलॉजी को लेकर सामने आएगा। हालांकि ये जो टूल अभी विकसित किए गए हैं ये एसेंशियल हैं डेटा के लिए, जो कि एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इनको रिफाइन करने में मदद करेंगे और क्योंकि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट के लिए प्रिसीजन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और कॉम्बैट सिनेरियो में ये हाई मनूवर्स भी करेंगे, तो उनके लिए NAL कोई भी अभी रिस्क लेना नहीं चाहती और जितना अध्ययन ज़रूरी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती है। अब अगर हम हिंज मूवमेंट कोलैबोरेशन की बात करें तो बेसिकली ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है जहाँ पर एरोडायनेमिक फोर्सेस जो है और जो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है वो कंट्रोल सरफेस पर कैसे एक्ट करती है उसको ये मेजर करते हैं। जैसे कि एलरोन्स हो गए, एलिवेटर्स हो गए, रडर्स हो गए, फ्लैप्स हो गए, फ्लाइट के दौरान ये कैसे एक्ट करेंगे, इनमें कितनी फोर्सेज आएंगी, कैसे इसमें मूवमेंट का असर पड़ेगा, इन सब का अध्ययन यहाँ पर होगा। और ये सर्फेसेस जो हैं
ये एयरक्राफ्ट की मनोवरेबिलिटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, या कह लें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अब एक हाई परफॉर्मेंस यूकैप के लिए जाहिर सी बात है, जो कि ट्रांससोनिक से लेकर सबसोनिक की स्पीड पर उड़ान भरेगा, हाई एंगल ऑफ अटैक पर उड़ान कह सकते हैं मनोवर करने में सक्षम होगा, तो ये सारे मूवमेंट का अध्ययन करना ज़रूरी है ताकि डिज़ाइन पूरी तरीके से ऑप्टिमल हो और फ्यूचर के मिशन के लिए ये एयरक्राफ्ट रेडी हो सके। अब एनएएल ने जो हिंज मूवमेंट कैलिब्रेशन सेटअप विकसित किया है, वो कितना महत्वपूर्ण है, उसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका होगा प्रिसीजन मेजरमेंट। अब इसके अंतर्गत स्ट्रेन गॉज और फोर्स ट्रांसड्यूसर्स की सहायता से ये देखा जाएगा कि जो कंट्रोल सरफेस है, इनको एक्चुएट करने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा अलग अलग एरोडायनेमिक्स लोड में, और ये डेटा इंश्योर करेगा कि एक्चुएटर जो है करेक्टली साइज्ड हो और जो पावर और वेट है वो पूरी तरीके से बैलेंस हो। इसके बाद बारी आती है हाई स्पीड टेस्टिंग की। इसमें जो सिस्टम होगा ये सिमुलेट करेगा अलग अलग कंडीशन को, जिसमें हाई डायनेमिक प्रेशर और टर्बुलेंस होगा, और ये फूफा के लिए जो ऑपरेशनल एनवेलप है उसको रेप्लिकेट करेगा, जहां पर 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और तकरीबन 15,000 मीटर का जो एल्टीट्यूड है इसको सिमुलेट किया जाएगा, और उसमें ये मॉडल कैसे परफॉर्म करता है इसका अध्ययन किया जाएगा, और उसके बाद जो डेटा प्राप्त होगा उससे आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके बाद जो स्टेल्थ ऑप्टिमाइजेशन है ये भी देखा जाएगा। यहाँ पर जो हिंज मूवमेंट है उनको एनालाइज किया जाएगा, और एनएएल पूरी तरीके से जो कंट्रोल सरफेस का डिफ्लेक्शन है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करेगी, जो कि रडार क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ पर पूरी तरीके से एक लो ऑब्जर्वेबल डिज़ाइन को लेकर आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर एनएएल ने अपनी कमर कस ली है, और एक साथ अलग अलग प्रोग्राम का चलना कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि भारतीय वायुसेना का जो भविष्य है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिकता से भरा होगा। हालांकि जो विंड टनल टेस्ट हैं इन्हें ऐसा कहा गया था कि 2024 में ही ये पूरे कर लिए गए हैं, और अब यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिव एरोडायनेमिक डेटाबेस है ये जनरेट किया गया है, जो कि आडा और एचएएल को इनेबल करेगा कि जो फूफा का एयरफ्रेम डिज़ाइन है उसको पूरा किया जाए और इन्हें एक्चुअल फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट किया जाए और आगे का जो कार्य है वो शुरू किया जाए। हालांकि इसके लिए जो डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है इन्होंने ऑलरेडी फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लिया है, यानी कि अधिकतर टेक्नोलॉजी जो फूफा के लिए हमें चाहिए वो हमने ऑलरेडी विकसित कर ली है। अब इसका ऑपरेशनल रोल क्या होगा, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम लोग आखिरकार रोज इतने नए नए प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये भी उठेंगे कि अगर हम कैट्स वॉरियर पर काम कर रहे हैं तो हम फूफा पे काम क्यों कर रहे हैं। देखिए, फूफा कैट्स वॉरियर की तुलना में बड़ा एयरक्राफ्ट है, और ये आने वाले भविष्य में अनमैन्ड फाइटर की भूमिका निभाएगा। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ अभी भी ये खुद हमें संदेह में डाल रही है, वो ये है कि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमें AL-31 या एम का इंजन देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, अगर हम एम का इंजन को देखें तो 120 किलोन्यूटन का होगा, यानी टोटल इसमें जो इंजन होगा या थ्रस्ट पावर होगी वो 240 किलोन्यूटन की होगी। अगर हम AL-31 को भी जोड़ लेते हैं तो उस हिसाब से ये तो 12 से लेकर 15 टन ऑल ऑफ वेट बताया गया है, ये कम लगता है। संभावित है कि ये एक फुल साइज फाइटर के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट आपको याद होगी उसमें इसे एक 6 जन फाइटर की भूमिका में दिखाया गया था। तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं ये हमें भविष्य में मिलेंगे। आप इस प्रोग्राम को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।